हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो इस वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं। इसमें जो यूनिट नंबर 4 है ना, वो केस स्टडीज हैं। आपको कुछ 5 केस स्टडीज हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो केस स्टडीज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, केसेस को एनालाइज करना, ताकि आपको एग्जाम्स में जाने से पहले ही बताओ कि केस क्या है, ताकि उस बेस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे हमारा फर्स्ट केस है a dent in Walmart's public image, the PR strategy। कि जो वॉलमार्ट है उसकी पब्लिक इमेज में एक बार क्या हुआ था, डेंट आया था कुछ टाइम पहले। उनकी पीआर ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी, पब्लिक रिलेशंस ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी, क्या क्या चीजें हैं, ये हम इस केस में जानेंगे। ठीक है, अ डेंट इन वॉलमार्ट्स पब्लिक इमेज, द पीआर स्ट्रैटेजी, ये हमारा फर्स्ट केस है। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो वॉलमार्ट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल कॉर्पोरेशन है इन द वर्ल्ड। वॉलमार्ट क्या काम करता है, रिटेल कॉर्पोरेशन का काम करता है इन द वर्ल्ड। एंड इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे रिसेंट टाइम में, और इसकी पब्लिक इमेज पर भी बहुत ज्यादा असर हुआ था। पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा हैम्पर हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसिडेंट्स चल रहे थे वॉलमार्ट में। क्या क्या नेगेटिव इंसिडेंट्स चल रहे थे वॉलमार्ट में, जैसे कि लेबर डिस्प्यूट्स का इशू चल रहा था, लेबर्स के साथ बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे थे। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का इशू चल रहा था। जो इम्प्लॉयज के साथ ट्रीट किया जाता था वो अच्छा नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स का ट्रस्ट था और लॉयलिटी थी वो कम हो गई थी। जो वॉलमार्ट की पब्लिक इमेज थी उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। टू एड्रेस दिस इशू, वॉलमार्ट को चाहिए थी एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली अगर किसी के पब्लिक रिलेशन या पब्लिक इमेज खराब होगी, उनको पीआर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, जिसका मेन फोकस क्या हो कि वो पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंट हो। और ऑब्वियसली जब वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पूरे नहीं करेंगे, उसको सही करने के लिए उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। और ट्रस्ट एक बार टूट चुका है तो उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। दिस आर्टिकल आउटलाइंस अ पीआर स्ट्रैटेजी। अब वॉलमार्ट को कैसी पीआर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि जो भी उसकी पब्लिक इमेज हैम्पर हुई है और जो भी उसने चीजें खराब करी है उसको वो कैसे सेट कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान में रख सकते हो आप, ये जो 7-8 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इसकी एक बार हेडिंग समझ लो। सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ हमने गलती करी है, और अपोलोजाइज करना चाहिए। बेस्ट वे तो यही होता है ना, सबसे पहले अपनी गलती मान लो और उसको अपोलोजाइज करो। एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज। उसके बाद ऐसा इन्वायरमेंट रखो जो कि ट्रांसपेरेंट हो और ओपन कम्युनिकेशन हो। अब जब वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के कारण मुद्दों में है, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दो, तो लोगों को भी लगेगा हाँ ये इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए काम चल रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज के साथ दिक्कत चल रही है तो एम्प्लॉय वेलफेयर एंड एंगेजमेंट प्रोग्राम्स रन कर दो, पार्टनरशिप्स करो, कोलैबोरेशंस करो। ठीक है, क्राइसिस चल रहे हैं तो क्राइसिस को मैनेज करो, और जो भी दिक्कतें आती हैं उनका रैपिड रिस्पॉन्स करो। उसके अलावा अच्छी लीडरशिप हो, थॉटफुल कम्युनिकेशन हो। अगर कहीं पे भी गलती हो रही है उसको कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करो और इंप्रूव करो। आप अपने आप ही पॉइंट्स बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ आइडिया दे दिया कि अगर आपको आ जाए कि पीआर स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो एग्जाम में, आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो। फर्स्ट स्टेप इज टू अक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज। फर्स्ट स्टेप वॉलमार्ट क्या कर सकता है, सिंसियर अक्नॉलेजमेंट ले सकता है कि हाँ हमने पास में गलतियां करी हैं, पब्लिक अपॉलॉजी मांग सकता है, ताकि वो कमिट करे कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए हम बहुत हम रिग्रेट करते हैं, और ऐसा कुछ भी फ्यूचर में नहीं होगा। सेकेंडली वॉलमार्ट क्या कर सकता है, प्रायोरिटाइज कर सकता है ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी वो कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली करें और प्रॉपर कम्युनिकेट करें। जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, बेशक कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं, सबके साथ प्रॉपरली ओपनली कम्युनिकेट करें, ताकि वो दोबारा से पब्लिक ट्रस्ट को गेन कर पाए। उसके बाद ताकि उनकी पब्लिक इमेज और एनहांस हो, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स में, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करें रीन्यूएबल एनर्जी में, वेस्ट को रिड्यूस करने में, लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करने में, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स को इंप्रूव करने में। अगर वो ऐसी प्रैक्टिसेस दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लोगों को लगेगा कि वो हाँ अपनी रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट मिस्टेक्स का और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज के वेलफेयर पे फोकस करें, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉपर फेयर वेजेस दे, बेनिफिट्स दे, अपॉर्चुनिटीज दे अपने एम्प्लॉयज को एडवांस करने के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, और हर एक बंदे को इंक्लूड करे, इनकरेज करे, उनको प्रॉपर फीडबैक दे। और ये क्योंकि आपको पता है अगर आपका स्टाफ अच्छा होगा तभी आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद वॉलमार्ट क्या कर सकता है, प्रॉपर पार्टनरशिप्स कर सकता है, कोलैबोरेशंस कर सकता है। किनके साथ, एनजीओज के साथ जो इन्वायरमेंटल का काम करते हैं, सोशल जस्टिस करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट्स और क्रेडिबल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा तो उनकी कमिटमेंट और अच्छी हो जाएगी फॉर मैनेजिंग देयर पब्लिक इमेज। उसके बाद आपको पता है कि अगर क्राइसिस चल रही है तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, ताकि ऐसा कोई भी फ्यूचर इंसिडेंट जो उनकी इमेज को दोबारा डैमेज कर पाए वो फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो प्रॉपरली रैपिड रिस्पॉन्स करे जो भी चीजें हो रही हैं,
ताकि जो भी ये क्राइसिस वाली सिचुएशन है ये और ज्यादा एस्केलेट ना हो, और जितना भी रेपुटेशनल डैमेज हो चुका है वो ठीक है, और भी ज्यादा रेपुटेशनल डैमेज ना हो। वो प्रॉपरली लीडरशिप करे, थॉटफुल कम्युनिकेशन करे, ताकि वो रीबिल्ड कर सके अपने कम्युनिकेशंस। जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है वो ब्लॉग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवली पार्टिसिपेट होके करे। उसके बाद वॉलमार्ट की इफेक्टिव पीआर स्ट्रैटेजी के लिए ये भी जरूरी है कि वो कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहे, प्रॉपर फीडबैक लेते रहे। सो रीबिल्डिंग वॉलमार्ट्स पब्लिक इमेज विल बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव पीआर स्ट्रैटेजी चाहिए इसके लिए, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूसिव हो, और सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हुए चले, और स्विफ्ट एक्शन लें by properly communicating, regaining the public trust and making it again a responsible brand and customer centric organization. So अगर आपको ये केस आ जाता है, आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि what was regarding a dent in Walmart's public image. ठीक है, इसके बाद हम सेकंड केस करने वाले हैं। तो देखो हमारा सेकंड केस क्या है, चाइनाज एविएशन ऑयल कोलैप्स, जिसकी वजह से सिंगापुर की आईएनसी को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। ये हमारा सेकंड केस स्टडी है, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है, इसको हम पढ़ेंगे। देखो कोलैप्स हो गया था जो चाइना की एविएशन ऑयल थी। ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जो सिंगापुर में ऑपरेट होती थी। ठीक है, सो चाइना एविएशन ऑयल एक ऑपरेटिंग कंपनी है जो सिंगापुर में ऑपरेट होती थी। तो इन 2004 क्या हुआ, इसका कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। किसको? सिंगापुर की आईएनसी को। अब आईएनसी क्या है और सीएओ क्या है? सीएओ है चाइनाज एविएशन ऑयल। ठीक है, ये एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है जो सिंगापुर में ऑपरेट कर रही थी। सो इसका कोलैप्स होने के कारण 2004 में जो सिंगापुर की आईएनसी है, आईएनसी अब क्या है, एक कलेक्टिव टर्म है जो कि यूज होती है जितने भी सिंगापुर के गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनीज हैं और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। सो जितने भी गवर्नमेंट लिंक्ड या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए सिंगापुर आईएनसी वर्ड यूज होता है। सो एविएशन फ्यूल, एविएशन पता है आपको, जो हेलीकॉप्टर्स या जो भी हमारे एयरलाइंस होती है उनकी फ्यूल मार्केट का एक मेजर ग्लोबल प्लेयर होता था सीएओ। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ ड्यू टू अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज के कारण सीएओ को बहुत ज्यादा मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो इसकी वजह से 2004 में इसका कोलैप्स हो गया, और इसकी वजह से जो आईएनसी था सिंगापुर का उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े आफ्टर मैथ ऑफ सीईओज कोलैप्स। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो यूज कर सकता है फ्रॉम, मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज करी टू रिकवर फ्रॉम दिस इंसिडेंट। सो सबसे पहले रेपुटेशन मैनेजमेंट। आपको पता है रेपुटेशन सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। तो जब कोलैप्स हुआ सीईओ का तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा सिंगापुर की रेपुटेशन पर, क्योंकि आपको पता है कि जो सिंगापुर है दैट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल हब। तो मेन सिंगापुर की आईएनसी को मैनेज करना था जितना भी फॉल आउट हुआ था, और दोबारा जो कंट्री की कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी सिस्टम का, क्योंकि आपको पता है कि जो कोलैप्स हुआ था तो दैट वाज ड्यू टू अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो लोगों का सिस्टम से विश्वास कम हो जाता है, तो उनको दोबारा से जो कॉन्फिडेंस था पब्लिक का कंट्री की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर या रेगुलेटरी सिस्टम्स पर, उसको रिस्टोर करना था लोगों का कॉन्फिडेंस। तो वो ये कैसे कर सकते थे, प्रॉपर रेपुटेशन मैनेजमेंट करके, ट्रांसपेरेंटली सारी चीजों को एड्रेस करके, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करके, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके, ताकि ऐसा कोई भी इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। सेकेंडली, ये बहुत ही ज्यादा रिस्क था, सो प्रॉपरली स्ट्रेंथनिंग करके रिस्क मैनेजमेंट को, ताकि ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स जो कभी भी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की गलतियों के कारण हो रहे हैं ये ना हो। प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करें, इंटरनल कंट्रोल्स करें, और हर एक चीजों को डीपली देखें। तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ये जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं इनकी पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करें, और हर एक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। सो आप ये दो हेडिंग्स याद कर लेना, रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ऑब्वियसली गलतियों की वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो जो रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स लेके आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन रिस्पॉन्स टू दिस कोलैप्स सिंगापुर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उनका रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है या रिफॉर्म्स है, उनमें रिफॉर्म्स लेके आए, वो प्रॉपरली रेगुलेटरी बॉडीज बनाए ताकि वो ये सारी चीजों को देख सके, स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रखे ताकि ये जो गलतियां हैं ये स्टार्टिंग में ही पकड़ी जा सके, और इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी कर दे फॉर द सीनियर मैनेजमेंट, ताकि वो दोबारा जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का पैसा भी डूबा ही होगा ना जब वो कंपनी बंद हो गई, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ना खराब हो और कभी भी फ्यूचर कॉर्पोरेट फेलियर्स ना हो, तो वो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी बनाए और स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रखें। उसके बाद एनहांस कर सकते हैं वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सिंगापुर को ये करना चाहिए कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखे ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे, फोकस करे कि कैसे बोर्ड को, डायरेक्टर्स को ये हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कैसे हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। उसके अलावा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, आपको पता है एकदम से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी एविएशन फ्यूल्स वगैरह की
उसमें दिक्कतों में, तो उनको क्या करना चाहिए, जितने भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉमन स्टैंडर्ड्स पे आना चाहिए, ओवरऑल मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे हम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ऑल्सो इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए लिटरेसी प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेनी चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन एंड रेजिलियंस, आपको पता है कि अगर हम एक सिंगल कंपनी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाए और एक्सपैंड भी कर पाए। अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हमें हमेशा अपने सेम बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तभी हमारे पास न्यू ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनोवेशन आएगा और सपोर्ट एंड डेवलपमेंट भी आएगा। और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड अडेप्टेशन, तो आप हर एक में लिख के आओगे कि जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो और अडेप्ट करते रहो। सो मेन कंक्लूजन क्या आता है इस केस में से, आपको पता है कोलैप्स हुआ चाइना एविएशन ऑयल का, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी सिंगापुर में ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुए सिंगापुर आईएनसी को। तो उनकी वजह से ये बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपरली रेपुटेशन मैनेजमेंट करे, रिस्क मैनेजमेंट करे, क्लियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करे, अच्छे रिफॉर्म्स बनाए, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एनहांस करें, कोलैबोरेशन का कल्चर, डाइवर्सिफिकेशन का कल्चर, ये सब लिखें, रीबिल्ड करें ट्रस्ट को और कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडैप्ट करते रहे ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हो पाए ग्लोबल बिजनेस हब में। सो मेन आपको सिंगापुर का केस भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने अभी दो केसेस पढ़े, एक तो चाइना एविएशन ऑयल वाला हमने केस पढ़ा और दूसरा हमने केस पढ़ा वॉलमार्ट का। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड केस आ जाता है चाइल्ड लेबर इन कोकोआ इंडस्ट्री। तो कोकोआ इंडस्ट्री में क्या चल रहा था, चाइल्ड लेबर का सिनेरियो था। सो आपको पता है कि कोकोआ जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल क्रूशियल कमोडिटी है। सो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इस इंडस्ट्री को ड्यू टू द चाइल्ड लेबर। सो कोकोआ प्रोडक्शन में क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर का यूज किया जा रहा था, जो कि एक डीप डाउन कंसर्निंग इशू बन गया था और इसको अटेंशन चाहिए थी अर्जेंट होगी। ठीक है, आपको पता है कि चाइल्ड लेबर इज नॉट लीगल, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं चाइल्ड लेबर के कारण इन द कोकोआ इंडस्ट्री। सो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ कोकोआ इंडस्ट्री में ये ना होता। तो सबसे पहले हमें मुद्दा ही समझना है। हमें अगर केस ही नहीं पता होगा, हम ऐसे ही अपनी एडवाइस देते जाएंगे तो उसका क्या ही फायदा। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द इशू, सेकेंड स्टेप इज एड्रेसिंग द रूट कॉज। उस चीज का रूट कॉज पता लगाओ, उसकी जड़ पता लगाओ, तभी आप उसको सुधार पाओ। नेक्स्ट है सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना, स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फार्मर्स को ट्रेन करो और उनको एम्पावर करो, कोलैबोरेशंस करो एंड पार्टनरशिप्स करो, लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए और एनफोर्समेंट होनी चाहिए, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस होनी चाहिए और एडवोकेसी होनी चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रख सकते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर इन द कोकोआ इंडस्ट्री। तो ये आपको केस स्टडी से डायरेक्ट नहीं आएंगे, केस स्टडी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। उस वे में आपको अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको केस स्टडीज का ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज लाइक द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम चाइल्ड लेबर इन कोकोआ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो चाइल्ड लेबर होती थी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट इन द कोकोआ इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता था, बच्चों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते थे हार्मफुल और हैजार्डस वर्क करवाने के लिए। आपको पता है बच्चों का मेन राइट क्या है, हम उनका बचपन तो नहीं उनसे छीन सकते। सो मेन राइट टू एजुकेशन उनका मिलना चाहिए, उनको राइट टू चाइल्डहुड मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा वेस्ट अफ्रीका में क्या हो रहा था, वो इन एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे थे कि जो कॉफी बीन्स है उनको हार्वेस्ट करने में लग रहे हैं, इतना भारी भारी वेट उठा रहे हैं, गंदी सी कंडीशन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फिजिकल बॉडी भी इफेक्ट होगी, इमोशनली भी इफेक्ट होंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। सो ये बहुत ज्यादा गलत है चाइल्ड लेबर को इन्वॉल्व करना, कि वही हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इतना हैवी वेट्स उठा रहे हैं, उनकी एज है पढ़ने की, बचपन एंजॉय करने की, तो एड्रेस करो ये जो मेन कॉज है। अब आपको पता है कि मेन रीजन चाइल्ड लेबर का क्या हो जाता है, पॉवर्टी, क्योंकि उनको जो एजुकेशन का एक्सेस है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, अवेयरनेस बहुत कम है, जो लेबर लॉज है वो बहुत ज्यादा वीक है। तो हमें रूट कॉज पता लग गया, तो उनको एजुकेट करो, उनको अवेयर करो, जो लेबर इन्फोर्समेंट की जो एक्ट्स है उनको एम्पावर करो कि अगर कोई ऐसा पाया गया भाई उसको तो बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, तभी लोग सुधरेंगे ना। तो आप जब रूट कॉज फाइंड आउट कर लोगे तभी आप एक्शंस ले पाओगे उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टेक होल्डर्स विद इन द कोकोआ इंडस्ट्री मस्ट वर्क कलेक्टिवली ताकि जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल कर पाओ, पॉवर्टी की सिचुएशन को टैकल कर पाओ, उनको प्रमोट कर पाओ, एजुकेशन और लीगल फ्रेमवर्क्स को भी स्ट्रेंथन कर पाओ। उसके बाद क्या है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक टैकल नहीं कर पाएंगे। सो कंपनी को ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए ताकि इजीली अगर कोई भी इंसिडेंट होता है चाइल्ड लेबर को, वो इजीली ट्रैक हो पाए। इन्फॉर्म चॉइसेस लेनी चाहिए, अगर कोई भी ऐसा गलत पाया गया कोई भी सोर्सेज से तो उनको अकाउंटेबल करा जाना चाहिए कंपनीज को और उनको पनिशमेंट्स या पेनल्टीज लगनी चाहिए।
सर्टिफिकेशन स्कीम्स होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, उस वे में हर एक वे में काम होना चाहिए ताकि जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर्स इसमें काम करते हैं तो उनको सर्टिफाइड फार्म्स का सर्टिफिकेट देना चाहिए, सर्टिफाइड फार्मर का सर्टिफिकेट देना चाहिए। जो भी फार्मर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि हम उनको कॉम्बैट कर सके चाइल्ड लेबर को। ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, इनकम डाइवर्सिफिकेशन अपलिफ्ट करनी चाहिए ताकि जो पॉवर्टी के जंगल है उससे बाहर निकले और उनको चाइल्ड लेबर करवाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और भी ज्यादा उन कंपनीज को कोलैबोरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि ये सारे मिलके जब कोलैबोरेटली काम करेंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो होगी। और जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है तभी ये सब कुछ हो रहा है कानून की नाक के नीचे। तो लॉज को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि मिनिमम एज इतनी है अगर किसी को कोकोआ इंडस्ट्री में काम करना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, वायलेशन करता है, उनपे हैवी पेनल्टीज ठोकनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कंज्यूमर को भी कि चाइल्ड कभी भी काम नहीं करेगा कोकोआ इंडस्ट्री में। प्रॉपर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स होनी चाहिए, प्रॉपर सब कुछ एथिकल वे में होना चाहिए, चाइल्ड फ्री कोकोआ इनिशिएटिव्स होने चाहिए। तो मेन कंक्लूजन क्या है कि चाइल्ड लेबर बहुत प्रिवेलेंट है कोकोआ इंडस्ट्री में, तो इसमें इमीडिएट हमें एक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका रूट कॉज देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को, कोलैबोरेशन की टेक्निक्स लेके आएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे गवर्नमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। क्योंकि जो हर एक बच्चा है उसका राइट है एजुकेशन का और एक सेफ चाइल्डहुड का। जब इतने गंदे एनवायरनमेंट में काम करेंगे वो फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर एक वे से हैम्पर होंगे। सो सेफ चाइल्डहुड एंड राइट टू एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। सो ये ट्रूली हमें रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली एक्ट करना चाहिए। अब हमारी फोर्थ केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, ओबेसिटी कंसर्न्स एंड बर्गर किंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिवेंज होना स्टार्ट हो गया ओबेसिटी कंसर्न्स की वजह से। सो ये सबसे ज्यादा जितनी भी हमने केस स्टडीज पढ़ी है उनमें से सबसे इजी केस स्टडी ये वाली है। ठीक है, ओबेसिटी आपको पता है कि ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है ओबेसिटी। ठीक है, और फास्ट फूड चेन सच एज बर्गर किंग्स, उनको मतलब ये हमेशा ध्यान से रखना चाहिए, उनको हमेशा स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब उनके प्रोडक्ट्स हेल्दी हैं या नहीं है। तो आपको पता है कि अगर हम बर्गर किंग की बात करें उसकी वजह से लोगों के जो प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं वो क्या है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए होते हैं। सो इसकी वजह से बर्गर किंग्स को ना बहुत ज्यादा रिवेंजेस फेस करने पड़े थे। जो उनके प्रोडक्ट्स थे अनहेल्दी थे, उस टाइम पे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो रही थी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी बर्गर किंग की ब्रांड इमेज को। सो दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन बर्गर किंग्स रिस्पॉन्स टू द ओबेसिटी कंसर्न्स, कि कंपनी ने कैसे रिवाइज करे अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को, कि ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करा हेल्थियर चॉइसेस को और कंज्यूमर्स की वेलबींग को। सो कैसे एड्रेस करा, सबसे पहले मेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, कि बर्गर किंग कैन इंट्रोड्यूस, बर्गर किंग कर सकता था, कुछ हद तक थोड़ा बहुत किया भी है मेन्यू को डाइवर्सिफाई। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल ट्रांसपेरेंसी। आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप मैकडोनल्ड्स की ऐसी कोई एप्स यूज करते हो वहां पे क्लियरली लिखा होता है इतनी कैलोरीज है, इतना फैट है। मतलब अवेयरनेस तो दो, बेशक आप जो मर्जी प्रोडक्ट्स बेचो, आपकी चॉइस है। आप हेल्थियर सेगमेंट में जाना चाहते हो, नॉन हेल्थियर में या फास्ट फूड में, ये आपकी चॉइस है। बट एटलीस्ट थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखो ना उस चीज में, कि आप चॉइसेस तो दे रहे हो, कंज्यूमर अपने हिसाब से ले ले। सेकेंडली न्यूट्रिशनल ट्रांसपेरेंसी, कि आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि इसमें कितना सोडा लेवल है, कितना सोडियम है, कितना सैचुरेटेड फैट है, क्या क्या कैलोरीज हैं। उसके बाद पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल पे भी उनको फोकस कर सकते थे, वो रिडक्शन कर सकते थे कि वो ज्यादा सोडियम या शुगर्स ऐड ना करें। प्रमोट कर सकते थे हेल्दी बीवरेजेस को, कोलेबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स कर सकते थे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कर सकते थे, लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते थे। एक बार ओवरव्यू से मैंने दे दिया, अब हम इन डेप्थ हर एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले है मेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। तो बर्गर किंग क्या कर सकता था, वो मेन्यू को डाइवर्सिफिकेशन कर सकता था, मतलब अ वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस दे सकता था मेन्यू ऑप्शंस में, ताकि वो हेल्थ कॉन्शियस वर्कर्स की सेगमेंट पर भी ग्रास्प कर पाए। फॉर एग्जांपल सलाड्स की ऑप्शन, वेजिटेरियन एंड वीगन ऑप्शंस, होल ग्रीन बंस, जो बंस होते हैं उनको होल ग्रीन दे सकता था, और इनकॉर्पोरेट कर सकता था वेजिटेबल्स को और ज्यादा फ्रूट्स को ऑफरिंग में। मतलब मेन्यू डाइवर्सिफिकेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वे, जिसकी वजह से वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स देके इस चीज को दूर कर सकता था कि जो भी उनके प्रोडक्ट्स के रिवेंजेस हो रहे हैं या ओबेसिटी कंसर्न है उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के। सेकेंड है न्यूट्रिशनल ट्रांसपेरेंसी, या बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कस्टमर है जो ले रहा है उसको इन्फॉर्म्ड हो, उसको पता हो कि उसमें कितनी क्लियर डिस्प्ले हो कि क्या न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या कैलोरीज है, क्या सैचुरेटेड फैट कंटेंट है, सोडियम लेवल्स क्या है ऑन द ऑनलाइन वैल्यू, ऑन द ऑफलाइन मेन्यू एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन वैल्यू, ताकि हर एक बंदा अपनी डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग या हेल्थियर गोल्स के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस चूज कर पाए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है
पोर्शन कंट्रोल, मतलब जो मील वो दे रहे हैं वो बर्गर साइज स्मॉल कर सकते हैं, साथ में साइड्स एंड बेवरेजेस दे सकते हैं ताकि वो कैलोरी इनटेक को मैनेज कर पाए। तो मेन क्या है, पोर्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एकदम ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डाइट ले लो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी खा लो। तो कस्टमाइज मील ऑप्शन दे सकते हैं कि वो हेल्थियर साइड साथ में सब्सटीट्यूट करें ताकि जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी रहे। मोर ओवर जो वो खाना बना रहे हैं उसमें वो क्या करें, रिडक्शन करें जो भी वो शुगर ऐड करते हैं या सोडियम्स ऐड करते हैं इन दर मेन्यू लेवल, ताकि वो अपनी जो रेसिपीज है उनको रिफॉर्मुलेट करें, ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स ढूंढें ताकि जो चीजें बने वो हेल्दी बने और हेल्दियर फूड एनवायरनमेंट प्रमोट हो। उसके अलावा जो वो बीवरेजेस दे रहे हैं वो हेल्दियर हो, फॉर एग्जांपल अनस्वीटेंड आइस टी दे दी, इन्फ्यूज्ड वाटर दे दिया, नेचुरली फ्लेवर्ड बीवरेजेस दे दी जिसमें कम शुगर डलती है और मतलब बेटर चॉइसेस है और हेल्दी हैं वो काफी ज्यादा। उसके अलावा बर्गर किंग कोलैबोरेट कर सकता है बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के साथ, ताकि हेल्दियर मेन्यू हो, प्रॉपर पब्लिक को एजुकेट करें कि हम ऐसे हेल्थियर चॉइसेस लेके आ रहे हैं व्हाइल डाइनिंग आउट। उसके अलावा जो भी उनका स्टाफ है उनको भी वो ट्रेन कर सकते हैं रिगार्डिंग द पोर्शन साइज न्यूट्रिशन, ताकि वो कस्टमर्स की हेल्प कर सके इन मेकिंग द इन्फॉर्म चॉइसेस और उनको रिकमेंड कर सके हेल्थियर ऑप्शंस। उसके अलावा बर्गर किंग शुड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंटिन्यूसली उनको इनोवेट करना चाहिए अपने मेन्यूज को और हमेशा कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना चाहिए। सो मेन कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचे कि ओबेसिटी वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न है। सो बर्गर किंग को प्रोएक्टिवली रिवाइज करनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हेल्दी चॉइसेस देनी चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, न्यूट्रिशनल ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल की टेक्निक्स और कम शुगर एंड सोडियम यूज करनी चाहिए, स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए और रेगुलरली R&D पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए, ताकि वो सपोर्ट कर पाए हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स को, नॉट ओनली फॉर द वेलबिंग ऑफ देयर कस्टमर्स बट खुद भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करके ऐसे रिस्पॉन्सिव फास्ट फूड चेन बन सके ताकि वो ओबेसिटी कंसर्न्स को टैकल कर पाए। ठीक है, अब हमारी लास्ट केस स्टडी बजाती है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो इसके बारे में हम ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि अगर इस बेस कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें क्या हुआ था, ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी। ठीक है, ये लर्न कर लो, ये वैसे तो केस स्टडी गिवन ही होती है तो लर्न करने की जरूरत नहीं, हमें तो मेन पॉइंटर्स ही देखने हैं। 2 और 3 दिसंबर को हुई थी ये 1984 में भोपाल इंडिया में। ये वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर वन ऑफ द कंसीडर की जाती है। तो क्या हुआ था, गैस लीकेज हुआ था, कहाँ से हुआ था, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड से हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, पेस्टिसाइड प्लांट था ये, उसने बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया था टॉक्सिक, किसको किया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड को करा था रिलीज सराउंडिंग एरियाज में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ इमीडिएट डेथ्स हुई थी और बहुत सारी इंजरीज हुई थी और वहां की जो पॉपुलेशन थी उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे बहुत बुरा असर हुआ था। तो मेन हम क्वेश्चंस डाल लेते हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो कॉजेस पूछ सकते हैं, कॉजेस क्या है इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने की। देखो, मैनेजमेंट फेलियर तो सबसे बड़ा कॉज है ही कि मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फेलियर हो गया और कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा टेक्निकल और सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा गया, टेक्निकल गलतियां हो गई, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा गया, मैनेजमेंट का फेलियर हो गया। सो मेजर फैक्टर्स क्या है, एडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ द सेफ्टी सिस्टम, सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, एडिक्वेटली मैनेज किया गया सेफ्टी सिस्टम्स को, जो स्टाफ था उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली यूज नहीं किए गए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे वो, दोनों तरफ से ओवरसाइट हुआ, दोनों तरफ से लैक हुआ, कंपनी की साइड से भी लैक हुआ और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की साइड से भी लैक हुआ। सो अगर आपको इनकेस पूछा जाए कि गोपाल गैस ट्रेजेडी के क्या क्या कॉजेस थे, तो आप बोल सकते हो कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली स्टाफ को, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं किए गए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं यूज किए गए, प्रॉपर मैनेजमेंट का फेलियर हुआ, वहां पे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे, कंपनी की तरफ से भी फेलियर था, अथॉरिटीज की तरफ से भी फेलियर था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली जब गैस इतनी ज्यादा लीक होगी तो बहुत सारे लोग मरेंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एक्सपोज टू दैट गैस और जिसका कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्या पड़ा कि बहुत सारी डेथ हो गई विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज। उसके अलावा कईयों की क्या थी, आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो गई, आंखों की निगाह चली गई, रेस्पिरेटरी डिसीजेस होनी शुरू हो गई, नॉजिया हो गया, बहुत सारी जानें भी चली गई और बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या करना पड़ा, सफर करना पड़ा। अब ये तो है नहीं कि जो इम्पैक्ट था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट था। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए कि जो सर्वाइवर्स थे उनको भी इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, उनको भी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, आई डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी एलिमेंट्स, एबनॉर्मेलिटीज उनकी जनरेशन टू जनरेशन भी चलती रही, इतना गंदा वो हादसा था।
तो मेन इसमें लीगल फॉल आउट भी है, सोशल फॉल आउट भी है। लीगल बैटल्स भी लड़ी गई, लीगल बैटल्स चली मतलब कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, और सोशल आउटक्राई भी बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं दिया विक्टिम्स को, और इन्वायरमेंटल को डैमेज हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा हुआ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हमें चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हम जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उससे हम क्या लेसन लर्न करते हैं, तो ये सबसे पहला लेसन है कि इंडस्ट्री में सेफ्टी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होनी चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस होनी चाहिए, इमरजेंसी के लिए प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, और अगर कोई भी केमिकल कोई भी इंडस्ट्री यूज कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करा जाना चाहिए, ताकि जो ये सर्कमस्टांसेस पिछले सिनेरियो में हुए वो रिपीट ना हो। अब ऑनगोइंग चैलेंजेस क्या है, इवन आफ्टर दैट ट्रेजेडी और भी बहुत सारी दिक्कतें चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी भी क्या है कि जो टॉक्सिक वेस्ट जो रिलीज हुआ था वो अभी भी सॉयल में है और ग्राउंड वाटर में है, जिसकी वजह से अब तक लोग सफर कर रहे हैं, हेल्थ भी सफर हो रही है और इन्वायरमेंट भी सफर हो रहा है। तो इसके अभी तक जस्टिस नहीं मिली है विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स रिमेन अनरिजॉल्व, कि अगर सर्वाइवर्स को कोई पैसा देना उनको भी जस्टिस है वो अनरिजॉल्व है। कंक्लूजन क्या है, ये एक हमें रिमाइंडर है, हमेशा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है एक रिमाइंडर है कि अगर ऐसे डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी के भी नेग्लिजेंस की वजह से और अच्छे सेफ्टी मेजर्स यूज ना करने की वजह से, इसका कितना गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एफर्ट्स हमेशा करने चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट्स को रिड्यूस करा जा सके, सबको जस्टिस मिल सके। तो आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो गया, आपको अपडेटेड प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।